बनाया हूँ वो वीडियो भारत की स्थलीय सीमा को लेकर के स्पेशली इस वीडियो को तैयार किया गया। वीडियो को शुरू करने के पहले कुछ मैं तथ्य बताना चाहता हूँ कि भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र है। और 7वां बड़ा राष्ट्र का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है। उसके भारत के बाद अर्जेंटीना का स्थान शामिल है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि अगर संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल को अगर आधार बनाया जाए तो विश्व क्षेत्रफल का लगभग 2.4% हिस्सा भारत में ही है। 2.4% हिस्सा भारत में ही है। लेकिन अगर जनसंख्या 2011 के जनगणना को अगर आधार बनाया जाए तो यह जो है 17.5%, यानी आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 2.5% क्षेत्रफल में विश्व का क्षेत्रफल, विश्व का 17.5% जो जनसंख्या है, इसका तात्पर्य क्या हो सकता है, इसका मायने क्या हो सकता है, इसका अर्थ क्या हो सकता है। यानी कि यह जो है न केवल आपसी संघर्ष को बढ़ाएगा बल्कि आर्थिक मारामारी, इसके अलावा कई प्रकार के बीमारियों का भी यह गर हो सकता है। कोरोना जैसी स्थिति में इस चीज़ों को आप समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यही वजह है कि सरकार ने इस मौके को देख के, विशेषज्ञ ने इस मौके को समझा और एहतियात के तौर पर लॉकडाउन की व्यवस्था करना पड़ा। यहाँ ध्यान में रखना है कि अगर ज़्यादा जनघनत्व अगर होता है तो हमें उनकी जनसंख्या की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में हम कहीं ना कहीं सफलता को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। खैर चलिए, ये बातें तो यहाँ पर थी ही। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, अब भारत की जहां अवस्थिति है वो जियोपॉलिटिक्स की अवस्थिति है। इसको इस बात को ख्याल रखना होगा। जियोपॉलिटिक्स क्या हो सकता है कि जहां पर भारत की अवस्थिति है उस आधार पर देखा जाए तो अन्य देशों में क्या एक पावर पॉइंट की अपेक्षा हम कर सकते हैं। यहाँ विदेश नीति के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि भारत की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में बहुत ज़्यादा हुआ और विगत ये 4-5 सालों में ज़्यादा हुआ। इसमें एक वर्ग का तो ये मानना है कि कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार की विदेश नीति का ही ये प्रभाव है। ये बातें हो सकती है, लेकिन इस तथ्य को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका को जिस प्रकार चीन ने चुनौती दी है और चीन को दबाने के लिए जिस प्रकार भारत की कोशिश हो रही, जो रणनीति हो रही है, उसी रणनीति का एक हिस्सा कहीं ना कहीं भारत भी है। और इस चीज़ों को आप इस रूप में समझ सकते हैं कि इंडो पैसिफिक एक संगठन बना, जिसमें कि हम एक प्रशंसा के विषय हो सकते हैं कि इंडो शब्द ही आया, लेकिन हकीकत इस बात की है कि 4 देशों का यह मंच है, जिसमें 3 देश प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ, जिसमें है ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। 3 देश, और एक देश जो भारत है जो अलग है, इसलिए इंडो पैसिफिक नाम पड़ा। उसके अलावा देख सकते हैं कि वर्तमान जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो G7 को विस्तार कर रहे हैं और G7 को विस्तार करके G11 की चर्चा कर रहे हैं, उसमें 4 अन्य देशों को जो शामिल किया, जो देशों शामिल किया है उसके नाम को भी आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं चीन की घेराबंदी को लेकर के उनकी एक स्पष्ट नीति है। ऐसे भी कहा जाता है कि नंबर 1 तभी आप लंबे समय तक बने रह सकते हैं कि जब नंबर 2 की कुर्सी भी लगभग खाली रहे। इसी सोच को लेकर के जो साथ में G7 में जो 4 देश जुड़े हैं, जिसमें एक जुड़ने की जो योजना है, अभी जुड़े नहीं, योजना है, उसमें एक रूस है, दूसरा चीन है, ऑस्ट्रेलिया है और दक्षिण कोरिया। ये 4 देश जो जुड़े हैं, आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं चीन की घेराबंदी का ही उद्देश्य है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, जैसे हम लोग स्वयं महसूस करते हैं कि भारत की विदेश नीति अमेरिका के विदेश नीति को एक सपोर्ट करता हुआ विदेश नीति बन रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण चीन के साथ अमेरिका का संघर्ष है, और इसी संघर्ष को लेकर कहीं ना कहीं हम पड़ोसी राष्ट्र होने के नाते कहीं एक तरह से हमें दबाव भी पड़ता है और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं हमें अपने सीमा संबंधी विवाद को देखना पड़ता है। जैसे अब कोरोना के टाइम में आप देख सकते हैं जिस प्रकार दुनिया के प्रत्येक देश, यहाँ तक कि भारत ने भी चीन की अंतर्राष्ट्रीय घेराबंदी जिस प्रकार की है, और चीन ने इसी को लेकर के हमारे सीमा विवाद को, जो आप देख सकते हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस बात को उठाया था और बीजेपी के लद्दाख के जो सांसद इस बात को काउंटर भी किया था। तो रीजन स्पष्ट है कि हम उसको
उसको कहीं ना कहीं आर्थिक मोर्चे पर पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, और चाइना उसी आर्थिक मुद्दे को काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं वो नेपाल के रास्ते और कहीं ना कहीं वो देख सकते हैं कि भारत में सीमा क्षेत्र को लेकर के वो पहुंचने का प्रयास कर रहा। तो खैर चलिए, इस वीडियो को हम लोग स्थलीय सीमा को लेकर के ही चर्चा करना चाहेंगे, और स्थलीय सीमा को लेकर के यहाँ एक स्पष्ट रूप से कह दें कि खासकर 2004 में गृह मंत्रालय के अधीन सीमा विभाग की स्थापना की गई थी, सीमा प्रबंधन विभाग की स्थापना की गई थी, जो सीमा को लेकर मैनेज करने की कोशिश थी। और ये सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ एक चीज़ हम स्पष्ट कहेंगे, जो देश जितना ज़्यादा सुरक्षित हो सकेगा, उसकी सीमा जितनी ज़्यादा सुरक्षित होगी, उस देश के निवासी उतना ज़्यादा स्वतंत्र रूप से अपने आर्थिक क्रियाकलाप को कर सकेंगे। उनकी आर्थिक क्रियाकलाप जितनी स्वतंत्रता और विविधतापूर्ण रहेगी, तो उनके जो राजस्व जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा आएगा, और देश में पर कैपिटा इनकम, राष्ट्रीय आय, दोनों में बढ़ोतरी होगी। इसी बात को समझना है, इस तरीके से समझना है कि भारत का स्थलीय सीमा के प्रबंधन किस रूप में है। जैसा कि पहले एक समय संक्षिप्त पृष्ठभूमि में बता दूं कि पहले जो था 17 भारत के राज्य और 7 देशों के साथ था, लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव आया है, इसलिए 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश, खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन चीज़ों को लेकर के चर्चा हो रही है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि पुराने आंकड़े कहीं ना कहीं एक परिवर्तन हुआ है। और एक चीज़ यहाँ स्पष्ट रूप से, जैसा कि हमारे माननीय गृह मंत्री ने भी सदन में इस बात की चर्चा किया था कि जब स्थितियाँ अनुकूल हो जाएगी तो जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दी जाएगी। लेकिन तब यानी कि एक अवस्था बदल चुकी है, फिर अवस्था बदलने की बात है। तो उस अवस्था में देखना होगा कि जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रूप से रहेगा या लद्दाख को जोड़ कर रहेगा। लेकिन फिलहाल जो है, आज हम वीडियो जो बना रहे हैं, उस वीडियो में आज के आंकड़ों को ही हम देना चाहेंगे, और आज के आंकड़ों को लेकर के इस वीडियो को आप देख सकते हैं। स्थलीय सीमा क्या है, संपूर्ण भारत के मैप को अगर आप देखें तो हम मैप को देखें तो सबसे पहले तो बता दें कि एक स्थलीय सीमा ये पोर्शन है, ऊपर का भाग है, और जलीय सीमा नीचे का जो हिस्सा जो ये आ रहा है। तो यहाँ पर जो स्थलीय सीमा जो है, जिसकी सामान्यतः जो लंबाई मानी जाती है, ये 15,200 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। लेकिन गृह मंत्रालय का वार्षिक रिपोर्ट को लेकर देखते हैं तो 15,106 किलोमीटर ही लंबी स्थलीय सीमा की चर्चा होती है। और स्थलीय सीमा को लेकर जो चर्चा होती है, जो कहा जाता है कि 7 देश वर्सेज 17 राज्यों के मध्य हैं। तो 7 देश पर 17 राज्य। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है, प्रशासनिक बदलाव आया है, इससे 7 देश एवं 16 राज्य होंगे और 2 केंद्र शासित प्रदेश अतिरिक्त जुड़ेंगे। तो खैर चलिए, स्थलीय सीमा को लेकर जिस बात की चर्चा हो रही थी, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि 4 पोर्शन पर हम लोग नाम चर्चा करेंगे। एक सीमा को लेकर के, दूसरा सीमा नाम को लेकर के, तीसरा सीमा सुरक्षा बल को लेकर के, चौथा जो सेक्शन बनता है सीमा विवाद को लेकर के चर्चा हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे सीमा को लेकर के देश और राज्य। यहाँ 7 देश हैं और यहाँ जो राज्य है 16+2 UT, यानी कि पहले जो 17 राज्य था, अब जो हो गया 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। तो कौन कौन सा है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, यहाँ देखेंगे चीन है, या इस पोर्शन पर भी, यहाँ पर भी, इस पर भी ये चीन है। चीन के बाद यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ म्यांमार है और ये बांग्लादेश। तो गौर कीजिएगा, स्थलीय सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2, चीन 3, म्यांमार 4 हो गया, इसका नेपाल 5, भूटान 6 और बांग्लादेश 7। लेकिन अगर लंबाई के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे लंबा जो है बांग्लादेश के साथ आता है, इसके और चीन के साथ क्रम है, चीन के बाद पाकिस्तान के साथ क्रम है। 3 का क्रम देखेंगे, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। इसके चौथा स्थान जो आता है वो नेपाल का है, इसका म्यांमार का है, इसका भूटान का है, और लास्ट में सबसे कम जो है अफगानिस्तान का क्रम आता है। यहाँ इस चीज़ को हम लोग समझ गए। इसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा किस राज्य को छूती है, तो पाकिस्तान के साथ देखेंगे तो राजस्थान की चर्चा होती है, अफगानिस्तान के साथ देखें तो जम्मू कश्मीर की चर्चा होती है, चीन के साथ देखें तो जम्मू कश्मीर, लेकिन अभी ये लद्दाख क्रम नाम आएगा। इसके नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश है, भूटान के साथ आसाम है, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश है, बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल है।
तो इस बात की चर्चा हो रही। अब आ जाइए सीमा नाम को लेकर के। सीमा नाम में देखेंगे 7 राज्यों में, जिसमें हम लोग कहते हैं 4 राज्यों का साथ सीमा नाम है। जैसे पाकिस्तान के साथ डुरंड रेखा देखेंगे, ये डुरंड रेखा नहीं है, डुरंड रेखा अफगानिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के साथ है रेड क्लिफ, नक्शा के हिसाब से बता दें, रेड क्लिफ जो रेखा है 2 के साथ है, एक पाकिस्तान के साथ है, दूसरा बांग्लादेश के साथ है। इसका जो है निर्धारण 1947 में हुआ था। दूसरा ये 2 देश हो गया। फिर तीसरा है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो है ये अफगानिस्तान के साथ है, वर्सेज अफगानिस्तान के साथ है, जिसमें कि ये जो है 1896 में इसका खींचा गया। तीसरा जो है मैकमोहन रेखा, ये वर्सेज चीन है, ये 1914 में है। तो अगर इसमें देख सकते हैं कि 7 देशों में 4 देशों के साथ सीमा नाम है, जिसमें सीमा नाम में 3 ही नाम है लेकिन 4 देश के साथ है। रेड क्लिफ सबसे नवीन माना जाता है 1947, जबकि सबसे प्राचीन डुरंड रेखा जो अफगानिस्तान के साथ है, और मध्य में जो है या सबसे विवादित जो कह रहे मैकमोहन रेखा 1914 का। यहाँ डुरंड रेखा को लेकर एक चर्चा करना चाहेंगे। दरअसल 1896 में डुरंड रेखा का था ब्रिटिश भारत वर्सेज अफगानिस्तान के मध्य हुआ था। तो ध्यान में रखना, ब्रिटिश भारत अफगानिस्तान 1896 में था, लेकिन 1947 में आते आते ब्रिटिश भारत 2 भागों में बट गया, एक पाकिस्तान हो गया, दूसरा भारत हो गया, अफगानिस्तान तो यहाँ था ही। तो डुरंड रेखा के मैक्सिमम सीमा पाकिस्तान के साथ अटैच हो जाती है, खास करके 51 वर्ष के बाद है। भारत के साथ सीमा कम है, लेकिन भारत के साथ जो सीमा है वो सीमा जो है पीओके के अंतर्गत माना जाता है, चूँकि पीओके भारत का ही क्षेत्र है, अभिन्न हिस्सा है, इसलिए इसको हम लोग मानते हैं। फिलहाल पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर लिया है। चाइना के साथ है 1914 का है मैकमोहन रेखा, जिसमें विवाद रहता है। तो खैर इस पर चर्चा हो रही थी। और यह जो रेड क्लिफ रेखा कई किताबों में इस बात की चर्चा हो कि पाकिस्तान के साथ है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये रेखा 1947 में खींची गई थी पाकिस्तान के साथ, तत्कालीन पाकिस्तान, यानी यहाँ पर भी मामला था, यहाँ पर भी मामला था। लेकिन 1971 में जो दोनों अलग हुआ, लेकिन सीमांकन पहले से तय था, इसीलिए हम लोग रेड क्लिफ को पाकिस्तान के साथ ही मानते हैं और बांग्लादेश के साथ ही मानते हैं। इसके बाद आता है सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल के नाम पर अगर हम लोग करें तो पाकिस्तान के साथ देखेंगे बीएसएफ के जवान हैं, कलर मैं बदल रहा हूं, बीएसएफ के जवान हैं। बांग्लादेश के साथ ही बीएसएफ के जवान आते हैं। इसके चीन के साथ आईटीबीपी हैं, आईटीबीपी, जबकि नेपाल और भूटान के साथ इसके बाद है एसएसबी, यहाँ भी एसएसबी, और यहाँ जो है म्यांमार के साथ है असम राइफल्स, असर। तो ये परंपरागत यानी 7 देशों में से एक देश से यानी अफगानिस्तान के साथ छोड़ दिया जाए तो 6 देशों के साथ हमारी 4 जो है सैन्य बल वहाँ काम कर रहा था। लेकिन अब एसएसबी का कार्य क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है। अब वो म्यांमार की सीमा पर भी एसएसबी को तैनात किया गया है। इसके अलावा एसएसबी से कहा गया कि बीएसएफ को सपोर्ट में भी वो जा सकते हैं। लेकिन आईटीबीपी चूंकि इंडो तिब्बतो बॉर्डर पुलिस है और ये पहाड़ी क्षेत्र में चलने और वहाँ मुकाबला करने में सक्षम है, और चीन मेरा एक प्रमुख शत्रु राष्ट्र के रूप में है, दुश्मन राष्ट्र के रूप में है, इसीलिए आईटीबीपी को स्पेशलाइज काम के लिए सौंपा जाता है। तो खैर चलिए, ये हम लोग सीमा सुरक्षा बल की चर्चा किए। और सीमा विवाद पर लेकर के एक बार मैं कहना चाहूँगा, इसके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे, चूँकि वो पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद है। फिर इसके बाद आएगा, इसी के क्रम में आएगा नेपाल के साथ सीमा विवाद है, प्लस चीन के साथ सीमा विवाद है। कहाँ कहाँ कौन कौन सा विवाद है, आखिर का विवाद का मूल कारण क्या है, उस चीज़ों को एक साथ समझने का प्रयास। वीडियो को आपने देखा और देख करके इस बात को जाना समझा कि भारत की स्थलीय सीमा की स्थिति क्या क्या विवाद है, और इसमें एक मुद्दे को हमने खास करके छोड़ा है, वो है सीमा विवाद। आप देखेंगे हमारी कोशिश भी है कि मैप के माध्यम से भारत के भूगोल को कई चरणों में हम बांटेंगे और भारत के भूगोल को हम
पॉइंट वाइज करके बताने का प्रयास करेंगे। हमारी कोशिश खास करके पीटी एग्जाम्स और मेंस एग्जाम्स जो भारत के संदर्भ में जानकारी रखना चाहते हैं उन्हीं को लेकर के इस बात को हमने वीडियो, न केवल वीडियो बनाना है बल्कि कई तत्वों के साथ आप लोग के साथ जुड़ना भी है, ताकि कि आप पे इन पहलुओं को समझ सकते और स्वयं भारत की जो गृह नीति हो सकती है या विदेश नीति हो सकती है या क्या क्या जो समस्या उसके क्या क्या समाधान किए जा सकते हैं, उन समस्त समाधानों के परिप्रेक्ष्य में आप अनुमान लगा सकते हैं। हमारी कोशिश इस रूप में वीडियो बनाने की रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।